हेलो एंड वेलकम टू सेशन। सो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। विल बी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, पर्टिकुलरली द इंडियन इकोनॉमी, नॉट द वर्ल्ड इकोनॉमी। राइट, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है हम उसकी बात करेंगे। यहाँ हमें नहीं ज़रूरत है कि हमने बी कॉम नहीं की है तो हमें नहीं आता है, हमने कॉमर्स नहीं पढ़ा है, इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, नॉट रिक्वायर्ड। सिर्फ इतना है कि हम समझते हैं चीज़ों को, उतना चाहिए। और बेसिक चीज़ें हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। राइट, और जो जनरल कॉन्सेप्ट है हमारी इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बजट है, टैक्स है, मार्केट है, जैसे सिक्योरिटी मार्केट आप सुनते होंगे, म्यूचुअल फंड्स आप सुनते होंगे, शेयर्स है ना, सिक्योरिटी मार्केट इसको बोलते हैं, सेबी इसको कंट्रोल करता है। तो वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। या वहीं बात करने वाले हैं इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड क्या है ना, किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहाँ से हम एफडीआई लाते हैं, व्हाट इज एफडीआई। तो ये सारी बातें हम थोड़ी सी करेंगे ग्रेजुअली, वन बाय वन वीडियो में हम बात करते रहेंगे। आज जो हम बात करेंगे दैट इज द टैक्स सिस्टम। इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, कितनी तरह के टैक्सेस हैं, पता होनी चाहिए ना भाई आम आदमी को। वी आर ऑल आर आम आदमी, नॉट फ्रॉम आम आदमी पार्टी बट आम आदमी। चलिए, एनी हाउ, तो टैक्स सिस्टम की अगर बात करें, टैक्स सिस्टम है क्या। एक्चुअली में कहा जाता है कि वो कहते हैं ना, अमीरों से ले लो, जो रिच लोग हैं उनसे पैसा ले लो, और किसको दे दो, जो पुअर है उनको दे दो। क्यों? डिस्ट्रीब्यूशन रखना है, ऐसे कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। एक चीज और है इसके अलावा भी, टैक्स लगाया क्यों जाता है एक्चुअली। देखिए, सिंपल है कि एक, मान लीजिए कंट्री है ना। अब ये कंट्री, इसमें बहुत सारे लोग हैं और इसमें ये छोटा सा ब्लॉक क्या है, ये गवर्नमेंट है जिसको चलाएगी। यानी कि एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पीपल है जो इस पूरे कंट्री को चलाएंगे। अब इसको चलाने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल, मनी चाहिए। बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। सरकार की बिल्डिंग है, सरकार का ऑफिस है, सरकार ने गाड़ी चलानी है, सरकार को तेल डलवाना है, सरकार ने लोगों को हायर करना है, उनकी सैलरी देनी है। तो क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो ये पैसा कौन देगा? जिसके लिए सरकार काम कर रही है। हमारी है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो सरकार की ड्यूटी है, जो लोग हैं यहाँ पे उनके लिए क्या करना है, उनके लिए वेलफेयर की चीजें देखने की। अब यहाँ पे रोड चाहिए, कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कौन देगा? सरकार देगी। इलेक्ट्रिसिटी, पावर जिसको आप कहते हैं, कौन देगा? सरकार देगी। ड्यूटी नहीं है सरकार की क्या? ऐसा तो नहीं थी, बट क्योंकि जो हमारी स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट, हम एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ सरकार दे। और तो और फूड नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी है। कोविड आया तो सरकार की जिम्मेवारी, सरकार ने क्यों नहीं दिया? लोग खड़े थे, स्ट्रैंडेड थे, क्या कर रहे थे लोग? रास्ते में थे। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने कहा ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को घर पहुंचाए सरकार। अब और नया ही मर्ज हो रहा है क्या? वर्क, जॉब। लोगों को जॉब चाहिए, किसकी ड्यूटी है? सरकार की ड्यूटी है। सरकार जॉब दे, मतलब लोगों की कोई ड्यूटी नहीं है, सरकार की ड्यूटी है। नहीं मिलते लोग क्या करते हैं? धरना देते हैं, जॉब नहीं दे रही सरकार। इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, बट क्योंकि डेमोक्रेसी है, गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों द्वारा बनाई गई है। जो गवर्नमेंट है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऐसा ही है। तो एक्सपेक्ट किया जाता है जो सरकार होगी वो वेलफेयर करेगी, किसका? पूरे कंट्री के लोगों का। अब ये सारे काम करने के लिए सरकार को पैसा चाहिए ना। बुजुर्ग कहते हैं पेंशन दो हमें, बुढ़ापा पेंशन। गरीब कहते हैं खाने को रोटी दो, पीडीएस में दो। ऐसे ही है, स्कीम चलाओ। तो ये सब के लिए क्या चाहिए? पैसा, पैसा एंड पैसा। तो यहां से रिच क्लास से लेके सरकार किसको देगी? पीडीएस देगी। किसको देगी? गरीबों को। तो एक तरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का। राइट, ऑलराइट। सो यहाँ पे हो क्या रहा है? वी आर जस्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग द वेल्थ, कि इधर से लिया, रिच से लिया, किसको दिया? कह लीजिए पुअर को दिया। मीन्स वी आर द काइंड ऑफ रॉबिन हुड। यही काम कर रही है। तो चलिए, है क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन या रीडिस्ट्रीब्यूशन, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। किसी पे टैक्स लग रहा है, किसी पे नहीं लग रहा, ऐसा है क्या? नहीं, वो हम ग्रेजुअली बात करेंगे। राइट, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स है क्या? कि जिस पे टैक्स लगता है वहां पे कहते हैं दैट इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स।
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स कि जहां पे उसका असर दिखाई दे, जैसे कि लिया किसी और से, असर कहीं और दिख रहा है। एग्जांपल मैं दे देता हूं। एग्जांपल क्या है उसकी? जैसे एक्साइज है ना, एक्साइज है, सेल टैक्स है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो कार बना रही है, कार बना रही है, उससे सरकार 10% पहले एक्साइज लेती थी। अब सरकार ने क्या कर दिया, 20% कर दी एक्साइज। एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो पहले उसको 100 रुपए पे कितने देने पड़ते थे, 10 रुपए। आप कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपए। तो पहले उसकी कॉस्ट थी 110 रुपए, अब उसकी कितनी हो जाएगी, 120 रुपए। तो इंसिडेंस कहाँ पे है, इंसिडेंस है मैन्युफैक्चरर पे, यानी कि इंडस्ट्री पे इंसिडेंस है ना। बट उसका इफेक्ट कहाँ पे है, कोई बताएगा? इफेक्ट कहाँ पे है? इफेक्ट है कंज्यूमर पे, जो उस कार को खरीदने जाएगा उस पे इफेक्ट पड़ रहा है, और किसी पे नहीं पड़ रहा। क्योंकि जो पहले कार इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, मान लीजिए कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो पहले 110 की वो कार बेच रही है। अब कितने की हो जाएगी, मिनिमम वो 120 की बेचेगी भाई, वो 110 की नहीं बेचेगी अब। तो कंज्यूमर पहले 110 रुपए की खरीद रहा था, अब उसको 120 रुपए की कार मिलने वाले, चाहे मान लीजिए टॉय कार है, बड़ी कार थोड़ी आती है इतने की, है ना। तो 120 रुपए की मिलेगी, तो टैक्स तो लगा था इंडस्ट्री पे, इंडस्ट्री के तो लगा दो। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमें क्या फर्क पड़ेगा, कभी शोर मचा रहे हैं कि ये टैक्स क्यों बढ़ा रहे, एक्साइज नहीं, पर लिया इनसे जा रहा है। तो ये चीज है, इंसिडेंस कहीं और है, इफेक्ट कहीं और है, ये चीज समझनी है हमें, राइट। ऑल राइट। अब जो टैक्सेशन है उसके मेथड अलग अलग है। क्या मेथड है? एक है प्रोग्रेसिव मेथड, एक है रिग्रेसिव, एक है प्रोपोर्शनल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री? प्रोग्रेसिव कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसके साथ टैक्स बढ़ाई जाए, कि अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो मान लीजिए उस पे 0 टैक्स है, 2 लाख कमा रहा है उस पे 10% टैक्स है, 3 लाख कमाएगा तो 20% हो जाएगा, 4 लाख कमाएगा तो कितना हो जाएगा, लेटर से 30% हो गया। तो ये क्या, इनकम बढ़ने के साथ साथ अगर टैक्स बढ़े, सो दिस इट इज प्रोग्रेसिव। रिग्रेसिव जब ये उल्टा होना शुरू हो जाए, जैसे इंडिया में होता है। जो इंडिया का सिस्टम है, टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, दैट इज रिग्रेसिव स्ट्रक्चर। लाइक जैसे हम क्या करते हैं, कह दीजिए 2.5 लाख रुपए तक टैक्स कितना है, नील है, कोई टैक्स नहीं है ना। अब और इनकम बढ़ गई है तो क्या हो जाएगा, वो बढ़ेगा, और ज्यादा हो जाएगी तो अचानक से शूट करेगा कि 2.5 लाख तक तो कोई नहीं है, जीरो है, उसको कुछ नहीं देना। 5 लाख तक हो सकता है वो 10% है, 10 लाख के बाद हो सकता है अचानक से 30% हो जाए। प्रोपोर्शनल इनकम के अनुसार ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा फर्क ये ऐसे हम देख लेते हैं कि जो प्रोग्रेसिव है इनकम के साथ बढ़ता जाता है, और ये प्रो पुअर है, ठीक है। और इंडिया का कुछ ऐसा ही है रिग्रेसिव, जहां पे इनकम के साथ साथ ये घटता जाए, मोर टैक्स पुअर पे है और लो प्रोड्यूसर्स पे ज्यादा नहीं होगा। प्रोपोर्शनल यहाँ पे फिक्स है, किसी भी उस पे कमा लीजिए, मतलब जो 1 लाख कमाता है उससे भी आप 10% लेंगे, जो 3 लाख कमाता है उससे भी आप 10% लेंगे, ये फिक्स है, राइट। अब इसमें किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, कौन से में? अगर आप कहें टैक्स सिस्टम बहुत अच्छा है, उसमें क्या देखेंगे, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिंपलिसिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं कि फेयर है, सही है कि नहीं है ना, कुछ गलत तो नहीं है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड तो नहीं है कहीं, ट्रांसपेरेंसी, सभी को सारी जो डिटेल्स में पता है, कोई अलग से टैक्स नहीं लिया जाता है, एंड सिस्टम बड़ा इफिशिएंट सा है, तो ये चीजें देखी जाती हैं। और जो उसका लेने का तरीका है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका, वो बहुत सिंपल सा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो वो बड़ा अच्छा टैक्स सिस्टम माना जाता है। देन कम्स टैक्सेस, जो हैं कितनी तरह के हैं? टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक वो जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट, और दूसरे वो जिनको कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट क्या है? डायरेक्ट, अब आपको पता है इंसिडेंस और इम्पैक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट वो टैक्स है जहां पे इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों सेम जगह पे हों, जैसे इनकम टैक्स। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, मिस्टर कह लीजिए रमेश कह लीजिए, है ना, या मिस्टर एक्स कह लीजिए, तो इसकी इनकम जो थी पहले 10 लाख थी, तो टैक्स किस पे लगता था, 10 लाख पे लगता था। अगर इसकी इनकम हो गई 20 लाख,
तो किसको फर्क पड़ेगा? टैक्स किसका बढ़ेगा? इसी का बढ़ेगा, किसी और पे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इनकम टैक्स क्या है? ये वो टैक्स है जहां पे लगता है उसी पे असर डालता है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, ये है। सो इसको बोलेंगे कैसे कि इंसिडेंस और इम्पैक्ट दोनों जब एक जगह पे हों। इसका अपोजिट कर दीजिए, वो होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी एक्साइज की, इंसिडेंस कहाँ पे है? इंडस्ट्री पे है, फैक्ट्री पे है। और उसका इम्पैक्ट कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? कंज्यूमर पे है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। राइट, फिर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं और डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, हमें वो पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे अगर बात करें कि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कौन कौन से हैं, तो दो तरह से देखेंगे। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, दूसरे जो स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो अगर मैं बात करूं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वन इज द कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स क्या है? जो कंपनीज पे लगता है, मीन्स इनकम टैक्स ऑफ द कंपनी। मैट, मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स है, ये कंपनीज पे लगता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, कैपिटल गेन वो करती हैं कंपनियां, उन पे जो लगता है। राइट, उसके अलावा जो आपका इनकम टैक्स है वो भी क्या है? यूनियन गवर्नमेंट का है। इनकम में अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर टैक्स वो इसी में आता है, और प्रोफेशनल जो टैक्सेस हैं वो इसी में आते हैं, वो आपके स्टेट के हैं, यानी कि कह दीजिए यूनियन लिस्ट के हैं, है ना, यूनियन लिस्ट। और ये कौन से हैं? ये स्टेट लिस्ट के हैं। ऐसा कह सकते हैं आप। राइट, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। असेट्स पे जो लगता है, जो आपके साथ आपके पास असेट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो लगाती है सिक्योरिटी का जो ट्रांजैक्शन टैक्स है बेसिकली, या कमोडिटीज के ट्रांजैक्शन का टैक्स है उस पर लगाती है। और जो स्टेट लगाता है वो लैंड रेवेन्यू पे, जिसको कहते थे लगान, पहले कहते थे लैंड रेवेन्यू, वो हो गया। स्टाम्प ड्यूटी लगाती है, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी लगाती है, रजिस्ट्री कराते हैं तो उसकी फीस लगती है। प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, वो असेट्स पे। प्रॉपर्टी है आपकी, आपके पास असेट्स है, आपके घर है, तो वो क्या प्रॉपर्टी है आपकी, उस पर टैक्स लगता है, बिल्कुल लगता है। वो इनकम नहीं है आपकी घर आपका। खर्चे पे है टैक्स, यस, गिफ्ट आपने खर्चा किया उस पर भी टैक्स होता है। फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कि कंपनी ने कुछ क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट लिए, क्या कमाए, तो उस पर भी टैक्स लगता है, यस। तो वो सारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो पे कर रहा है उसी पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पे नहीं पड़ेगा। इनडायरेक्ट में उल्टा हो जाएगा। उसके अलावा कंपनी में कौन कौन से हैं और देख लेते हैं। गूगल टैक्स होना होगा, इक्वलाइजेशन लेवी है, गाफा टैक्स है। ये क्या है? जो टैक्स है इंडिया का, है ना, फॉरेन फर्म्स पे जिनकी कोई स्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये वो है। और पर्पस क्या है? जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है ना, पर्टिकुलर, जैसे अमेजोन है, गूगल है, फेसबुक है, एप्पल है। आप गूगल यूज करते होंगे, उस पे लोग पेमेंट करते हैं गूगल पे। कौन सी पेमेंट जो आप करते हैं, ये नहीं कि हम बात करें, ये पेमेंट कौन सी है? जब आप परचेज करते हैं गूगल के थ्रू, है ना, अमेजोन से आप परचेज करते हैं, amazon.com से। सो वो क्या है? वो डिजिटल ट्रांजेक्शन, आपने उनको पे किया, बट टैक्स कहाँ पे? यहाँ पे सरकार लगाती है, उस पे लेवी लगाती है, गाफा टैक्स लगाती है उस पे। राइट, मैट है, तो ये किस पे है? मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, वो कंपनी जहां पे जीरो टैक्स कंपनी है, कि वो क्या दिखाती हैं कि टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो तो जीरो या नेग्लिजिबल इनकम दिखाएंगी, चाहे बुक प्रॉफिट ज्यादा हो, कि भाई इतना प्रॉफिट था बट खर्चा हो गया और ये कर दिया, एक्चुअल में नेट क्या बचा? कुछ नहीं बचा, जीरो बचा जी हमारे पास तो। या 1 लाख रुपए की इनकम हो, या टर्नओवर हो सकता है 2 करोड़ की हो। ठीक है, तो जितनी भी इंडिया में कंपनीज है ये सब पे लगता है, मैट तो सब पे लगते लगता है। और इसमें होता क्या है? जो उनका बुक प्रॉफिट है उसका एक फिक्स अमाउंट गवर्नमेंट कर देती है, कि इतना आपको देना ही देना है, कमाओ उससे ज्यादा या कम कमाओ, हम तो उतना लेंगे ही लेंगे। आपके हमें तो एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है ना हो भाई, बुक प्रॉफिट कितना उसके हिसाब से देखा जाएगा। उसके अलावा देयर इज वन एंजल टैक्स। नाउ व्हाट इज एंजल टैक्स? जो आपने सुना होगा, स्टार्टअप्स आजकल छोटे छोटे नए चल रहे हैं, अन अकेडमी खुला हुआ है, क्या है? नया स्टार्टअप, नई कंपनी है ना। ये बोट स्टार्टअप ही तो है, जो बोट के वो आते हैं, एयरपोर्ट्स आते हैं, वो क्या स्टार्टअप है? ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये कैपिटल रेज करते हैं, शेयर इशू करते हैं। तो उस पे जो टैक्स लगता है दैट इज द एंजल टैक्स। जो एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करें उस पे टैक्स लगाया जाता है। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये क्या है? जो कंपनी डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर को, अपने प्रॉफिट में से कुछ शेयर देती है कंपनी, उस पर टैक्स लगाया जाता है जी। दैट इज द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। राइट,
देन उसके बाद आता है जो टैक्स है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे क्या लगते हैं, जैसे सिक्योरिटीज हैं, सिक्योरिटी का ट्रांजैक्शन टैक्स, वो आप, अरे वो शेयर मार्केट में क्या करते हैं, दे आर द सिक्योरिटी, शेयर खरीदना बेचना वो सिक्योरिटीज हैं बेसिकली, तो उस पर टैक्स लगता है। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड हैं सिक्योरिटीज, शेयर लिस्टेड हैं, तो उनकी सेल पे, उनकी परचेज पे जो टैक्स लगाया जाता है दैट इज द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, हम बात करें जो ये टर्म्स आ रही हैं, टर्मिनोलॉजी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भैया ये कौन सा टैक्स है, बता देंगे जरा, मैट क्या होता है और टॉबिन टैक्स क्या होता है और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्या होता है। और सवाल आ सकता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या फर्क होता है, या आपको चार टैक्स के नाम दिए जा सकते हैं, सवाल क्या होगा कि इनमें से बताइए डायरेक्ट टैक्स कौन सा है या इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है। देन नेक्स्ट इज कैपिटल गेन टैक्स। जब आप कोई असेट है आपके पास, उसको सेल करते हो, है ना, तो वहां से कुछ प्रॉफिट हो सकता है, तो उस पे जो टैक्स पे किया जाता है वो कैपिटल गेन टैक्स। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म का भी प्रॉफिट हो सकता है आपका, कि आपने कुछ खरीदा, असेट है आपका, उसने बेच दिया, इतने खरीदा इतने बेचे तो प्रॉफिट हुआ ना, तो जिस पे जो गेन आया उसका टैक्स है। ये लगता है आजकल, पहले नहीं होता था। देन कमोडिटीज ट्रांजेक्शन। अब जो ट्रेडिंग होती है ना कमोडिटीज की, कमोडिटी मार्केट है आज की डेट में, अब सिर्फ ये थोड़ी शेयर मार्केट है, तो ये उस पे एप्लीकेबल है। टॉबिन टैक्स या इसको रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं। ये क्या है, जो शॉर्ट टर्म की करेंसी मार्केट ट्रांजेक्शन है ये उस पे लगाया जाए, ताकि जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये क्या होती है शॉर्ट टर्म करेंसी मार्केट ट्रांजेक्शन। कई बार क्या होता है, बैंक को पैसा चाहिए होता है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए होता है, कितनी देर के लिए भाई, 2 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए, शाम को उनको पेमेंट आनी थी, अभी आई नहीं है, तो अभी पेमेंट्स करनी होती है, उनको क्या चाहिए भाई, 50 लाख चाहिए, तो किसी और से मांग लो ना, है ना, दूसरे बैंक से ले लेते हैं, वो चल जाता है। तो शॉर्ट टर्म की ट्रांजैक्शन होती है, तो उस पे टैक्स लगाया जाता है, राइट, पर्टिकुलरली ये शेयर मार्केट में ज्यादा लगता है। एनी हाउ, फिर दूसरे आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। ऑब्वियस है, अब आपको पता होगा ये कौन से होंगे, जिसपे इंसिडेंस कहीं और है, इफेक्ट कहीं और है, जैसे एड वोलरम टैक्स। व्हाट इज एड वेलोरम? एड वेलम क्या होता है, वैल्यू ऐड करना, वैल्यू ऐड करना। तो जब किसी चीज की वैल्यू में एडिशन हो जाए, तो उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगे, वो कि आपने एक 100 रुपए की चीज खरीदी, वो ऐसी थी, एक रॉ है वो बिल्कुल, आपने उसको पॉलिश किया, कटिंग की, ग्राइंडिंग की, अब वो क्या हो गया, उसकी कॉस्ट हो गई, अब आप उसको 200 रुपए का बेच सकते हो, आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, राइट। तो आपने कुछ तो चीज किया उसमें, अपने हाथों से उसको जो कारीगरी दिखाई, वैल्यू कितनी हो गई, 200 की हो गई। तो कितनी वैल्यू ऐड किया आपने, 100 रुपए, तो आपको टैक्स जो देना 200 पे नहीं 100 पे देना है। तो जो वैट का कॉन्सेप्ट था वो यही था, ठीक है। तो जो वैल्यू है ट्रांजैक्शन की, प्रॉपर्टी की, उस पे लगता है वैट जो था। तो वैट क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस था, मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन थे जो इम्पोज किया जाता था और अलग अलग वो कलेक्ट किया जाता था। कैस्केडिंग इफेक्ट था इसका मतलब। और ये क्या मल्टी पॉइंट टैक्स कलेक्शन क्या था कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एक चीज है जो अलग अलग हाथों से गुजर रही है, ट्रेडर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है या रिटेलर है, तो सब उसमें क्या कर रहे हैं, वैल्यू जो उसकी, उनको खर्चा आ रहा है ना, वैल्यू बढ़ रही है। मैंने 50 के लिए ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पड़ा, 60 रुपए का मुझे वो पड़ा, है ना, फिर मैंने कुछ और उस पर प्रॉफिट भी डालना है, तो जो मेरा एक्स्ट्रा है कि बिल मेरा 50 का था और क्या हुआ, तो टैक्स उस पे देना है। फिर होता है एक्साइज। एक्साइज, एक्साइज का टैक्स कह लो या एक्साइज ड्यूटी कह लो, एक ही बात है। एक्साइज किस पे लगता है, मैन्युफैक्चरिंग पे, कि जो एक इंडस्ट्री जो सामान मैन्युफैक्चर करेगी, जितना वो मैन्युफैक्चर करेगी उतने पे टैक्स लगेगा। कि मान लीजिए कंपनी है, उसने 100 कार बनाई, राइट, तो 100 कार की वैल्यू जो उसने बनाई, तो उस पे टैक्स लगेगा, 100 कार पे टैक्स लगेगा। अगले महीने उसने 50 बनाई, या अगले साल 50 बनाई, तो अब जो टैक्स लगेगा वो 50 पे लगेगा, ना कि 100 पे लगेगा। तो अगर 200 बनाएंगे तो 200 पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन बढ़ेगी टैक्स बढ़ेगा, प्रोडक्शन तो जैसे कहते हैं ना इनकम, उसी तरह का, बट ये इनकम नहीं है, क्योंकि इनकम जो कंपनी की प्रॉफिट लॉस पे, यहाँ सिर्फ सामान बनाने पे टैक्स है, जितना ज्यादा बनाओगे उतना टैक्स ज्यादा लेंगे। अब ये गुनाह कर दिया क्या ज्यादा बना के, यस। कस्टम ड्यूटी क्या होती है, कस्टम ये है, दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्ट टैक्स। अब आप
सामान बाहर से ला रहे हैं। इंडिया नहीं चाहता कि आप सामान बाहर से लाएं, भाई हमारी कंपनियां जो है वो फेल हो जाएंगी ना अगर आप सारे कुछ बाहर से खरीदने लगे, चाइना का बाजार खरीदने लगे, चाइना का माल। तो सरकार क्या करती है, उसको रोकने के लिए टैक्स लगा देती है। जैसे बाहर मान लीजिए लैपटॉप, आपको बाहर बड़ा सस्ता लैपटॉप 20,000 रुपए का है, हमारे यहाँ तो बड़ा महंगा है। तो सरकार क्या करेगी, 20,000 का लाओ, सरकार कहेगी इस पे टैक्स लगा दो कितना, 100%। क्या जो आपने सुना होगा, कस्टम ड्यूटी बहुत महंगी है, कस्टम ड्यूटी 100%। इसका मतलब 20,000 आपको ड्यूटी या टैक्स देना पड़ेगा, कितना हो गया, 40,000। आपको बोले 40 का तो यहाँ भी मिल जाना है, बस ये है। और जितनी कॉस्टली आइटम होगी, जिसको हम कहते हैं लग्जरी आइटम, उन पे ये टैक्स ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि आप बाहर से कोई सामान लाएं, जिसको हम कहते हैं इंपोर्ट, या आप इंपोर्ट करें। सरकार इंपोर्ट बढ़ाना नहीं चाहती। क्यों नहीं चाहती, उसके दो रीजन होते हैं। देखिए, पहला तो रीजन ये है, जब आप बाहर से सामान लाएंगे तो आपकी जो लोकल डिमांड है, लोकल डिमांड वो कम हो जाएगी। मतलब आप, आपको कार चाहिए बाहर से मिल गई, आपको लाइट चाहिए, चाइना का माल आ गया, चाइना के अपने एलईडी बल्ब ले लिए, तो आप यहाँ की मार्केट का तो खरीदेंगे ही नहीं। जब सभी लोग चाइना का खरीदेंगे तो यहाँ की मार्केट जो है उससे कौन खरीदेगा, यहाँ की दुकानें से कौन खरीदेगा, तो वो क्या हो जाएंगी पीछे। जब दुकान से सामान नहीं बिकेगा तो इंडस्ट्री क्यों बनाएगी। तो आपने क्या कर दिया, अपने ही इंडस्ट्री को, अपनी मार्केट को बैकवर्ड कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। दिस इज बैड। तो सरकार चाहती है हमारी जो इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री, वो सेफ रहे, उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए सरकार ऐसा कुछ करती है। दिस इज वन थिंग। दूसरा क्या है, जब आप इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए आपको क्या पे करना पड़ता है, बाहर से सामान आया, यहाँ से क्या जाएगा, उसके बदले पैसा। पैसा तो हम दे देंगे, पैसा बहुत है हमारे पास, रिच है ना इंडिया। बट बाहर उनको पैसे नहीं चाहिए, उनको डॉलर चाहिए भाई, डॉलर। अब डॉलर तो हमारे पास है नहीं, तो क्या हो जाता है, थोड़े बहुत डॉलर होते हैं हम दे देते हैं, बाकी आपको उधार में करना पड़ता है। उधार का मतलब क्या है, डेट, कर्जा, एक्सटर्नल डेट। तो जितना भी इंपोर्ट ज्यादा करेंगे उतना कर्जा आपके ऊपर ज्यादा चढ़ेगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इंडिया में नहीं होता है। हम कहते हैं हमारे पास बहुत नहीं है। अगर मैं कहूँ इंडिया में आपको 100 लीटर या 100% जो तेल आपको चाहिए, उसमें से सिर्फ 20% आप खुद पैदा करते हैं, जो आपके जमीन में से आप निकालते हैं, जो आपके पास तेल के कुएं, वहां से जितनी भी रिफाइनरी है वहां से निकलता है। 80% आपको बाहर से खरीद के लाके पूरा करना पड़ता है। राइट। तो इसका मतलब क्या है, अब ये 80, अगर मान लीजिए आपको 100 लीटर चाहिए, 20 लीटर आपके पास है, 80 लीटर आपको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। 80 लीटर, दिस इज समथिंग वेरी बैड, इट्स वियर्ड। मतलब हम जो तेल यूज करते हैं बर्बाद करें, इसका मतलब हमारे पास नहीं है, हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। और ये पता कितने का होता है, करीब आप कह लीजिए ज्यादा नहीं तो 7 से 8 लाख करोड़ का हमारा होता है। अब इतने का बिल तो हमारा इस तेल का हो जाता है। अगर हमारे पास डॉलर नहीं है तो क्या हो गया, ये कर्जा हो गया, हर साल इतना कर्जा हम चढ़ा रहे हैं अपने देश पे। तो सरकार क्या चाहती है, इंपोर्ट कम किया जाए। तो जितना इंपोर्ट कम होगा उतना अच्छा रहेगा कंट्री के लिए। बदले में क्या होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। एक्सपोर्ट मतलब आप इंडिया से बाहर सामान बेचिए। और सरकार इस चीज को प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट को कैसे करती है, सरकार आपको सब्सिडी देती है, इंसेंटिव देती है, कि अगर आप ऐसा कुछ बनाते हैं कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकें, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके द्वार है, सरकार आपको सपोर्ट करेगी, आपसे टैक्स भी कम लेगी, हो सकता है टैक्स ले ही ना। कुछ सालों तक ऐसा किया सरकार ने। SEZ बोलते हैं उनको, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सरकार ने बनाए थे। वो उनमें ये था कि वहां उस जोन में जो भी कंपनी लगेगी, सरकार से 5 साल तो कोई टैक्स नहीं लगेगी, एंजॉय करो यार। क्यों, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बाहर से डॉलर आएंगे, जब बाहर से डॉलर आएंगे हमारे पास तो क्या होगा, तो फिर डेट कम होगा ना, हमारा कर्जा कम होगा, आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ये टैक्स लगाती है ना। तो यह कह लीजिए कस्टम ड्यूटी लगाती है, बस ये होता है। यहाँ पे कुछ आइडिया भी दिया हुआ है कितना आ रहा है, कि जो टोटल इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है रफली 10,96,520 करोड़ का है इसका। ठीक है। और जीएसटी से करीब 6,90,500 करोड़ जो है वो जीएसटी से आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। राइट। कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। एक चीज और मैं यहाँ देख लेंगे, जब हम कहते हैं ना टैक्स कितने लोग देते हैं, सारे देते हैं कि नहीं देते, वो यहीं पे क्लियर कर देता हूँ।
जैसे कई बार कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो रिच क्लास है, टैक्स वही देते हैं, जो पुअर हैं वो टैक्स नहीं देते हैं। सिर्फ कौन दे रहा है? रिच टैक्स देते हैं, ऐसे ही कहा जाता है। दिस इज समथिंग रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि टैक्स में जो योगदान है सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिच क्लास का, ऐसा नहीं है। क्यों? देखो अभी हमने बात की दो, एक तो है इनडायरेक्ट टैक्स, एक है डायरेक्ट टैक्स। तो जो लोग बात करते हैं ना कि भाई टैक्स तो हम ही देते हैं, हमारे पैसे भी सारी दुनिया चल रही है, हम पैसे देते हैं तो ये लोग गरीब लोग पढ़ते हैं, स्कूल कॉलेज चलते हैं सरकारी, ऐसा नो, उनकी सोच गलत, उनको पता ही नहीं है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, समटाइम्स अ वेरी डेंजरस थिंग, है ना। बट आई बिलीव कि सबके पास नॉलेज है, लिटिल है यार, किसके पास ज्यादा नॉलेज है। पर ये याद रखिए, जो डायरेक्ट है वो, ये जो हम बात करें, रिच क्लास देती है ना। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनसे ले लेते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय देते हैं। आप जो कॉरपोरेट है, कंपनी से बड़ी बड़ी, वो देती हैं। आप यही कह रहे हैं, अरे ये तो वो टैक्स है जिसको आप इनकम टैक्स कह के टैक्स ले रहे हैं, वो दे रहे हैं। भाई जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें क्या है? एक्साइज है, जीएसटी है, वैट है ना। आज की डेट में वैट खत्म हो गया, अब आ गया वो दूसरा सेल टैक्स है। तो ये जितने भी है ना, ये किस पे लग रहे हैं? सभी चीज पे लग रहे हैं। अब आप सपोज कीजिए, आप नमक लेके आए, आप पेस्ट ले गए, टूथपेस्ट लेके आए, आप दूध लेके आए, तो क्या है भाई, जितने भी लोग हैं ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, गरीब भी अमीर भी, इस पे लिखा होता है एमआरपी, और वहां पे ऐसे लिखा होता है ब्रैकेट में, ऑल टैक्स, मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग ऑफ या इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो टैक्स तो उसने ले लिया आपसे। अगर कोई चीज 10 रुपए की है और वो अमीर को भी 10 रुपए की मिल रही है और गरीब को भी 10 की मिल रही है, ऐसा तो नहीं है ना कुरकुरे का पैकेट जो 20 का, वो गरीब को 5 रुपए मिल जाता है, अमीर को 20 का मिलेगा, 30 का मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, अगर वो 20 की है, छोटा पैक, तो वही पुअर के लिए और रिच के लिए दोनों 20 का ही है, और उसमें टैक्स शामिल है। तो इसका मतलब क्या है? जो उसको खरीद रहा है वो टैक्स दे रहा है। अब आप कहें टैक्स देने वाले लोग सिर्फ 5% है और 95% नहीं देते हैं, किसने कह दिया? इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई देता है, नंबर वन। नंबर टू, जितना भी टोटल टैक्स आता है उसमें से 70% रफली, जहां तक मुझे याद है, वो इनडायरेक्ट ही होता है। डायरेक्ट टैक्स तो सिर्फ मुश्किल से 20 या 30% है। तो टैक्स भी इनडायरेक्ट ज्यादा आता है, राइट, और देते भी सभी हैं। तो ऐसा कहना गलत होगा कि भाई जो कुछ लोग हैं इंडिया के वही टैक्स देते हैं, उन्हीं से हिंदुस्तान चलता है, बाकी तो कुछ नहीं देते हैं। दिस इज वेरी बैड। नॉलेज नहीं है लोगों के पास। सो नॉलेज होनी चाहिए, आई बिलीव। नॉलेज होगी तो क्या होगा? अच्छा हो जाएगा भाई, और क्या हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। चलिए इसको इरेज करके लेट मी डिस्कस अब दिस जीएसटी वाला इशू। व्हाट इज दिस जीएसटी एंड ऑल सच थिंग्स? ऑल राइट। सो व्हाट इज जीएसटी? देखो पहले बहुत सारे टैक्स थे। वो पहले सेल टैक्स लेती थी सरकार, फिर वैट पे आ गई, एक्साइज आ गया, ये सारे इतने सारे आ गए, एक्साइज आ गया, आपने एक सुना होगा सर्विस टैक्स आ गया, बहुत सारे लटरम शटरम बहुत सारे टैक्स थे। तो समझ नहीं आता व्यापारी को, व्यापारी अपनी दुकान चलाए, व्यापार चलाए, फैक्ट्री चलाए, ये टैक्स टुक्स सब भरता फिरे, है ना। अब ऐसा नहीं है, अब सर ने क्या किया, वो कहते बंद करो, गुड्स टैक्स और सर्विस टैक्स था ना, ये सारा वैट वुट, इन सबका एक टैक्स जीएसटी। अब सब चीज पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है भैया, कहीं भी चले जाओ, खाना खाने गए हैं जीएसटी लगेगा, जूते खरीदने जीएसटी लगेगा, दूध खरीदना बाजार से जीएसटी लगेगा, सर्फ खरीदना है, साबुन खरीदना है, कार खरीदना है, जीएसटी लगेगा, टीवी खरीदना है जीएसटी लगेगा, लैपटॉप लगेगा, जीएसटी खरीदना है। तो वो कहते हैं ना, वन नेशन वन टैक्स, बस कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। इसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो था नहीं, तो क्या करना पड़ेगा जब चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी? अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। तो अब ये सवाल बन जाता है, भैया ये याद रख लीजिए, 101st अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की जब ये किया गया। वन नेशन वन टैक्स है, कुछ ऐसा सिस्टम है इसका, ठीक है। और पावर किसकी है? दोनों की कंकरेंट लिस्ट में, इसका मतलब है पार्लियामेंट भी लगाएगी और स्टेट लेजिस्लेचर भी लगाएगा, राइट। और सिंगल कह लीजिए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, एक बार लगता है, स्लैब्स के 0% है, कुछ पे लगता ही नहीं है, कुछ पे 5 है, कुछ पे 12 है, कुछ पे 18 है, कुछ पे 28 है। अलग अलग चीजें, अलग अलग टैक्स लगेगा, जितनी ज्यादा लग्जरी उतना ज्यादा टैक्स, ऐसे कह लीजिए। और तीन टैक्सेस है जो इसके अंदर आ जाते हैं, सेंट्रल लेवी जो सेंट्रल जीएसटी था, एक है स्टेट जीएसटी था, और इंटीग्रेटेड आईजीएसटी कहते हैं, सेंटर लगाता है पर इंटीग्रेटेड है, वो दोनों का है, राइट, ट्रांजैक्शन पे लगता है। अब किसी स्टेट का उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है, स्टेट कहती थी पहले मेरे पास तो इतना एक्साइज और वैट आता था,
और जीएसटी लगने से कम हो गया, क्योंकि जीएसटी जो है दोनों का लगा, स्टेट और सेंटर का। तो उसके लिए कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो कंपनसेट करवाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देगी, राइट। उसके अलावा लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बैटिंग है, इस पे भी जीएसटी लगेगा। किस पे जीएसटी नहीं लगेगा? वो कहते हैं पेट्रोलियम पे नहीं है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए अल्कोहल है उस पे नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी एसईजेड के लिए जो उस पे नहीं है, जीरो रेट पे जो आती है उस पे नहीं है, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मिल्क, सीरियल्स, मीट वगैरह रॉ मटेरियल उन पे नहीं है जी, आउटसाइड है। ये चेंज होता रहता है। तो न्यूज़ पेपर आप देखते रहिए, हमेशा न्यूज़ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, जो क्वेश्चन आएगा। देखिए एक चीज याद रखिए, जो इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं ना, इकोनॉमी बेसिकली क्या है, ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बेसिक है ना। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वो मैं करा रहा हूँ। बट जो न्यूज में आ रहा है, अखबार में चल रहा है, सवाल वहां से बहुत आते हैं, आपको वो चीज ध्यान रखनी। कोई नया टैक्स तो नहीं लग रहा, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ उसके लिए आप क्या करेंगे। जो बजट होता है ना, उसको जरूर देख लेना है आपने, बजट में सरकार क्या कर रही है, बजट में क्या प्रोविजन डाली गई है। बजट मैं आपको समझा दूंगा कि देखना क्या होता है, क्या उसमें समझना होता है, कि उसमें फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, जीडीपी क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या है, ये सारी चीजें हैं ना, उसमें नेशनल इनकम क्या होते हैं, वही बात करेंगे। चलिए, जीएसटी लगाने का बेनिफिट क्या हुआ? जीएसटी लगाने का बेनिफिट ऐसे, अगर सरकार की बात करें तो टैक्स कंप्लायंस जो है वो बढ़ गया, लोग टैक्स ज्यादा भरने लगे। अब एक कॉमन मार्केट आ गई इससे, ठीक है। टैक्स इवेजन जो कहते हैं कम हो गया इससे, टैक्स की चोरी जो कम हो गई, और टैक्सेशन जो स्ट्रीमलाइन हो गया, जो पहले पता ही नहीं है किस डायरेक्शन में था, कहते हैं सही हो गया, सारा सिस्टम आसान हो गया है, राइट। ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें, करप्शन कहते से कम हुई है, श्योरिटी आ गई है कितना आप टैक्स कलेक्ट कर पा रहे हैं, पॉवर्टी कहते से कम हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट मिला। सेकेंडरी सेक्टर का मतलब इंडस्ट्री। जब भी आप सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो आप याद रखिए आप मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, है ना। हाँ, वो मैंने नहीं बताया, बेसिक सी चीजें हैं, मुझे लगता है ये बताने की जरूरत है, बट स्टिल आप कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है। बड़े बच्चे हैं, बड़े लोगों को सब पता होता है। यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसे हम कह सकते हैं। यस, आई कैन से यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, है ना, और मेहनत कर रहे हैं फिर भी। तो इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है, अभी भी लगे हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट यू हैव सो मेनी ऑब्लिगेशंस, दैट्स ऑल, राइट। हाँ, स्टेट का क्या बेनिफिट है? अरे उसका टैक्स बेस बढ़ गया, ये माना जा रहा है। मतलब टैक्स ज्यादा आ गया क्या? पर कुछ कह रहे हैं कि नहीं आ रहा है, हमारा तो टैक्स कम हो गया है। कंप्लायंस बढ़ गई है, इनहांस हो गई इन्वेस्टमेंट, लोग पैसा ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे, कुछ ऐसा है। सिनेरियो इंप्रूव हो गया इन्वेस्टमेंट का, कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं। इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। पीसीएस क्वेश्चन जिसने मेंस लिखना होता है, इंटरव्यू इंटरव्यू तो उसके लिए काम आ जाता है, अदरवाइज इट्स नॉट मच रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन। तो ऐसे नहीं चाहिए कि जहाँ पे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, वहाँ पे नहीं चाहिए होता है। इसके लिए काउंसिल बनाई हुई है, जीएसटी काउंसिल है, ऑब्वियस है किसके तहत बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन डाला गया है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो मेजोरिटी होगा। मेजोरिटी का मतलब क्या है? 75% यहाँ पे मेजोरिटी है। कोरम क्या है? कि मिनिमम कितने लोग चाहिए ताकि जो मीटिंग है वो की जा सके और कार्रवाई उसमें हो सके। अगर उतने लोग नहीं है तो कोई काम नहीं होगा, उसको सस्पेंड या पोस्टपोन कर दिया जाएगा। हाफ यानी कि 50% मेंबर वहां पे होने चाहिए। अगर काउंसिल में मान लीजिए 30 लोग हैं तो 15 कम से कम होने चाहिए, अदरवाइज कोई मीटिंग नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी, राइट। तो इसमें रिप्रेजेंटेशन किस किस की है? सेंट्रल गवर्नमेंट की है, यूनियन की है, यस। चेयरपर्सन होगा इसका, वो फाइनेंस मिनिस्टर होगा इंडिया का। दूसरा, जो रेवेन्यू के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, रेवेन्यू, वो इसका मेंबर होगा। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या होता है, अब आपको पता होना चाहिए, एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, ऐसे ही होता है। अब याद होना चाहिए आप लोगों को चीजें। एक तीसरा कौन सा होता है? डिप्टी मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, सब पता है। अब आप लोगों को नहीं पता है तो ये समझ लीजिए रिवीजन की कमी है और कुछ नहीं है, बाकी सब पता है आप लोगों को। डेप्यूटी मिनिस्टर, राइट। चलिए, वोटिंग शेयर कितना है? 1/3 जो शेयर है वो सेंटर का है, और 2/3 किसका है? वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मतलब एक का नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? फाइनेंस मिनिस्टर आएंगे हर स्टेट से, या जो वहां की स्टेट नॉमिनेट करेगी वो मिनिस्टर आ जाएगा। और उनका शेयर कितना? सबका मिला के सारी स्टेट का 2/3 है जी, राइट। यानी कि 66% ऐसे कह सकते हैं, 66.6। अब जो मेंबर है इसके, वो चूज करना पड़ेगा स्टेट को कि
अपने में से आएगा, कहाँ से आएगा, और उनमें से क्यों वाइस चांसलर वाइस चेयरमैन जो होगा, और वो उसी के टर्म जो कितने साल के लोग वो डिसाइड कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज समथिंग जो मैंने आपके साथ शेयर करना था, बातें करनी थी विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सेशन सिस्टम। और अगर आपको डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कल मिलेंगे, तब तक एंजॉय कीजिए, टेक केयर, गुड नाइट।